आप सभी का मेरे क्लास में स्वागत है। मैं डी.आर. टंडन, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। वर्तमान में मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कायकेल में पदस्थ हूँ। आज मैं आप लोगों को एमए सेकंड सेमेस्टर का थर्ड पेपर विकास का समाजशास्त्र के पंचम यूनिट के टॉपिक सतत विकास के बारे में बताऊँगा और उसका हम अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार से है। किसी देश अथवा क्षेत्र के विकास में अनेक विचारधाराओं, राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पादन में उच्च समृद्धि दर, प्रति व्यक्ति उच्च आय एवं समृद्धि दर, समय, सामाजिक कल्याण, भौतिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार, बुनियादी आवश्यकताओं की उपलब्ध, मानव विकास आदि के क्रम में सर्वाधिक नवीन एवं अत्यधिक संवेदनशील विचारधारा पोषणीय विकास की है, क्योंकि इसका संबंध समाज की वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी से भी है। विकास के लिए प्रयोग किए जाने वाले संसाधन असीमित नहीं होते। जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही संसाधनों के उपभोग पर दबाव बढ़ने लगता है, क्योंकि संपूर्ण विकास एवं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का ही प्रयोग किया जाता है। अतः उनके भंडार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। वर्तमान पीढ़ी को अधिक से अधिक सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से तो संसाधनों का असीमित विदोहन एवं उपभोग उचित प्रतीत होता है, लेकिन जब लगातार विदोहन एवं उच्च स्तरीय उपभोग से ये संसाधन समाप्ति को अग्रसर होने लगते हैं, तो भावी पीढ़ी के इनसे वंचित रहने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। प्राकृतिक रूप में तो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि पारिस्थितिकी संतुलन प्रत्येक स्थिति में बना रहे। पारिस्थितिकी चक्र का स्वरूप परिचालन इस प्रकार का होता है कि किसी एक साधन का क्षय किसी अन्य साधन का पुनः पूर्ति का स्रोत बन जाता है और समग्र प्राकृतिक व्यवस्था संतुलित बनी रहती है। किंतु प्राकृतिक व्यवस्था में अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप से पारिस्थितिकी चक्र बाधित हुआ है और पारिस्थितिकी संतुलन की स्थिति असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। इससे कुछ प्राकृतिक संसाधनों की अपूर्णीय क्षति हुई है और यह अब मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पतियों के लिए अत्यधिक घातक बनती जा रही है। इसी स्थिति से क्षेत्र, देश तथा विश्व को बचाने के लिए पोषणीय विकास की विचारधारा का जन्म हुआ है। इस विचारधारा अवधारणा को निर्वाह योग्य विकास या बनाए रखने योग्य विकास भी कहा जाता है। अब हम पोषणीय विकास का अर्थ देखेंगे, जो इस प्रकार से है। पोषणीय विकास से तात्पर्य ऐसे विकास से है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं एवं हितों पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाता है। विकास की प्राथमिकताएं निर्धारित करते समय यह निर्धारित करना आवश्यक है कि इसका भावी पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव न पड़े। यह क्षमता मुख्य रूप से मानव पूंजी और मानव निर्मित भौतिक पूंजी से संचयन द्वारा निर्धारित होती है। अतः इस संदर्भ में महत्वपूर्ण एवं ध्यान देने योग्य बात यह है कि संचित पूंजी की संपूर्ण उत्पादकता, जन स्वास्थ्य, सुख सुविधा, आय सृजन क्षमता आदि पर पड़ने वाले प्रभाव को सम्मिलित करते हुए प्राकृतिक पूंजी के रिक्तीकरण से होने वाली हानि को क्षतिपूर्ति से अधिक हो। भावी पीढ़ी के हितों पर ध्यान देने की आवश्यकता इस धारणा से महसूस की गई कि अतीत में विकास की लागतों, विशेष रूप से पर्यावरण संबंधी क्षति की लागत की उपेक्षा करते हुए विकास के लाभों पर प्रायः कहीं अधिक ध्यान दिया जाता रहा। इस कारण विकास के विषय में अब यह अनिवार्य माना जा रहा है कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते समय भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं पूरा क्षमता को ध्यान में रखा जाए। पोषणीय विकास की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकृति एवं प्रकृति साधनों के प्रति रक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्स द्वारा सन 1950 में विश्व संरक्षण रणनीति के अंतर्गत प्रस्तुत की गई। अब हम इसके परिभाषा देखेंगे। आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में पोषणीय विकास को इस प्रकार परिभाषित किया गया। पोषणीय विकास भावी पीढ़ियों द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से किसी प्रकार का समझौता किए बिना वर्तमान की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने की एक पहल है। अब हम इसके मुख्य तत्वों के बारे में जानेंगे। पोषणीय विकास के मुख्य तत्व जो इस प्रकार से: पहला, आय वितरण में कमी न हो। दूसरा, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं इस तरह पूरी की जाए कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं पूरी करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव न पड़े। तीसरा, निधनों की संख्या में वृद्धि न हो। चौथा, पर्यावरणीय कारकों, आयु, जल, भूमि की गुणवत्ता पूर्ववत बनी रहे तथा ये वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों की सामूहिक विरासत का प्रतिनिधित्व करे। पांचवा, पर्यावरणीय लेखांकन को नीतिगत निर्णयों का मुख्य आधार बनाया जाए। अब हम पोषणीय विकास के आधारभूत घटक के बारे में चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार से है। पोषणीय विकास के आधारभूत घटक वे सभी तत्व हैं जिनका प्रयोग मानवीय आवश्यकताओं के अनुरूप
संसाधन जुटाने हेतु किसी न किसी रूप में किया जाता है। ये तत्व प्रत्यक्ष रूप से मानव, पशुओं, पशु पक्षियों, वनस्पति जगत द्वारा उपभोग किए जाते हैं। साथ ही साथ मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादित की जाने वाली अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में इन कारणों का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और हम देखते हैं वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन में पोषणीय विकास कारकों की भूमिका इतनी व्यापक होती है कि एक प्रकार से इनके बिना उत्पादन प्रक्रिया पूर्ण नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष रूप से पोषणीय विकास कारक किसी न किसी रूप में जीवन एवं वनस्पति जगत को जीविका बनाए रखने तथा उसका भौतिक विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पोषणीय विकास का आधारभूत घटक में प्रथम जल है, जो हम उसके बारे में मानेंगे इस प्रकार से। जल पोषणीय विकास का अत्यधिक महत्वपूर्ण घटक है। जल के बिना किसी भी जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पतियों के जीवित बने रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल का कोई निकट स्थापन पत्र नहीं है। प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। जल सतही जल नदियों, झीलों, तालाबों, समुद्र के रूप में तथा भूमिगत जल के रूप में प्राप्त होता है, किंतु उपभोग योग्य जल के भंडारण सीमित मात्रा में है। जल का उपयोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से किया जाता है। व्यक्तियों पशु पक्षियों द्वारा जल पीने के लिए तो प्रयोग किया जाता है, साथ ही नहाने, कपड़े धोने, सफाई आदि करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसी कार्यों में इसका प्रयोग सिंचाई हेतु किया जाता है। द्वितीय वस्तुओं के उत्पादन में जल किसी न किसी स्तर पर तो प्रयोग किया जाता है। जैसे नाभ की ऊर्जा के उत्पादन में जल को प्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका भले ही न हो, लेकिन नाभ की संयंत्रों को ठंडा बनाए रखने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ जल का प्रयोग बढ़ जाने से जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा। मीठे एवं स्वच्छ जल के नवीन स्रोत खोजे गए। सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर जल का उपयोग किया जाने लगा। सतही जल की उपयोग सीमित मात्रा में किए जा सकने के कारण भूमिगत जल, जो कि तुलना में अधिक स्वच्छ उपभोग हेतु सुरक्षित है, का विदोहन एवं उपभोग में वृद्धि हुई। इससे भूमिगत संसाधन निरंतर कम होते जा रहे हैं। भारत के अनेक राज्यों में भूमिगत जल स्तर अधिक नीचे चला गया। भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में जल संकट गहराता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण अपोषणीय अमर्यादित विकास ही है। जैसे सिंचाई हेतु सतही जल को रोक कर प्रयोग करने के बजाय हम भूमिगत जल स्रोतों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं। इस तरह विश्व में विकास तो हुआ, लेकिन इससे जल संसाधनों की अपूर्णीय क्षति भी हुई। दूसरा हम वायु देखते हैं। यह पोषणीय विकास का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है। प्राकृतिक रूप से वातावरण में जो वायु उपस्थित है उसमें नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 से 0.04%, ओजोन, अमोनिया एवं अन्य गैस से 0.02% संतुलित रूप में होती है। ऑक्सीजन प्रत्येक जीव जंतु एवं वनस्पति के लिए जीवन रक्षक तत्व है। बहुत सी वनस्पति ऐसे भी हैं जो वायु में विद्यमान नाइट्रोजन को अवशोषित कर उससे भोजन बनाती। सांस लेने, सांस छोड़ने से वायु की गैसीय संरचना परिवर्तन होता है। ऑक्सीजन की मात्रा में होने वाली क्षति की भरपाई वनस्पति जगत द्वारा की जाती है। पेड़ पौधे वातावरण में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन को अवशोषित कर उससे भोजन बनाते हैं तथा बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्राकृतिक रूप में यह व्यवस्था सामान्य रूप से संतुलित रहती, किंतु जनसंख्या वृद्धि से ऑक्सीजन का अवशोषण बढ़ा और दूसरी ओर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन दोनों वृद्धि हुई। ईंधन की लकड़ी इकट्ठी करने, खेती के लिए भूमि का विस्तार करने, आवासीय बस्तियां बसाने, सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु बांध आदि बनाने के लिए पेड़ पौधों की बड़े पैमाने पर कटाई की गई। जंगलों को काटकर साफ किया गया। इससे वनस्पति द्वारा समग्र रूप से ऑक्सीजन बनाने की क्षमता कम हुई। दूसरी ओर मनुष्य की सुख सुविधाएं को विस्तार करने के क्रम में हाइड्रोजन मुक्त युक्त ईंधन, पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि से चलने वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई। कल कारखानों ऊर्जा के रूप में इन्हें संसाधनों को जलाए जाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोप्लेटा कार्बन जैसे कार्बन ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में वृद्धि हुई। पर्यावरण की अपूर्णीय क्षति हुई। वर्तमान में ग्रीन हाउस गैसों एवं कार्बन कणों की बढ़ती मात्रा में पृथ्वी के सामान्य तापक्रम में वृद्धि हुई, जिससे खंडों के पिघलने का आशंका उत्पन्न हो गई है। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एवं वायु परिस्थिति संयंत्रों में प्रयुक्त की जाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत में छिद्र हो चुका है, जिससे जीव एवं वनस्पति जगत भावी संकट से भयभीत है। अब हम देखते हैं तीसरा, भूमि एवं मिट्टी। अनियंत्रित विकास से भूमि तथा मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की अपूर्णीय क्षति पहुंची है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग
से मिट्टी में हानिकारक रसायनों की मात्रा बढ़ी है। इस प्रकार फसलों को कीटों एवं बीमारियों बचाने के लिए प्रयोग किए गए कीटनाशकों दवाओं के प्रयोग से वातावरण रासायनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि हुई। अनियंत्रित भवन निर्माण से भूकंप की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। अब हम देखें सूर्य के प्रकाश के बारे में। सूर्य का प्रकाश मानव, पशु पक्षी और वनस्पतिक जीवन एवं भौतिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है। शरीर में कैल्शियम हड्डियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अवशोषण में विटामिन डी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार कैल्शियम तथा विटामिन डी एक दूसरे के पूरक हैं। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सर्वाधिक समृद्ध स्रोत है। इसी प्रकार पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिली इमारतों में बन जाने से अनेक लोगों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता। वातानुकूलित कोठरियों में रहने वालों के शरीर में विटामिन डी तथा कैल्शियम की अत्यधिक कमी देखी जा रही है। हाइड्रोजन जलाए जाने से पृथ्वी की सतह के ऊपर वातावरण में कार्बन कणों तथा धूल कणों की मात्रा बढ़ जाने से सूर्य का प्रकाश पूर्णतः वनस्पति तक नहीं पहुंच पाता, जिससे प्राकृतिक रूप से अपना भोजन नहीं बना पा रहे हैं। अगला पांचवा हम देखते हैं खनिज संसाधन। प्राकृतिक रूप से खनिज भूमि की सतह के नीचे खनिज संसाधनों का पर्याप्त भंडार है। इन्हीं खनिजों से मनुष्यों के आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देने वाली कई धातुओं जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, टीन, सोना, चांदी, प्लेटिनम, एल्युमिनियम आदि एवं अधातुओं जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कैडमियम आदि का निष्कासन तथा परिशोधन किया जाता है। जीवन तथा विकास को नई ऊंचाई देने वाले हाइड्रोकार्बन ईंधन, कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस आदि भी भूमि से ही निकलते हैं। मार्बल, ग्रेनाइट, बलुई पत्थर, लाल पत्थर, पीला पत्थर, काला पत्थर, हीरे आदि पृथ्वी के नीचे से या पहाड़ों को काटकर निकाले जाते हैं। निरंतर विद्रोहन से इनके भंडार धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। उदाहरण, किसी समय इंग्लैंड का प्रमुख कोयला उद्योग अब मृत प्राय है। वहाँ की कोयला खानें बंद हो चुकी है। भवन निर्माण के लिए पत्थर की कंक्रीट तथा पत्थर की स्लेबों की बढ़ती मांग को पूरा करने के प्रयत्न में अनेक पहाड़ियों को तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। अब हम देखते हैं अगला वनस्पति संसाधन। वनस्पति संसाधन के अंतर्गत वन, झाड़ियों, पेड़ पौधे आदि आते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन में वनस्पति संसाधनों को महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन भौतिक विकास ने इन संसाधनों को अत्यधिक क्षति पहुंचाई है। अधिकाधिक भूमि की खेती योग्य बनाने के लिए जंगलों तथा वनों को काटकर साफ किया जाता है। सिंचाई के लिए नहरों एवं बांध बनाने, सड़कें बनाने, उन्हें चौड़ा करने, रेल लाइनें डालने, नई नई बस्तियां बसाने, औद्योगिकरण संस्थान बसाने, बड़े बड़े कारखाने बनाने के लिए पेड़ पौधों को अत्यधिक मात्रा में काटा गया। इससे वनस्पति जगत द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करने, ऑक्सीजन बनाने की क्षमता का ह्रास हुआ। अब हम पोषणी विकास हेतु कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार है। पहला हम देखते हैं मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972। इसमें पोषणी विकास के लिए वैश्विक प्रयासों की दिशा में पहला सुदृढ़ कदम सन 1972 में उठाया गया। इसके लिए स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन में हुई समग्र सहमति के आधार पर केन्या की राजधानी नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नामक स्थायी संस्था की स्थापना की गई, अर्थात यूनेप। दूसरा, पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1982। पर्यावरण पर वैश्विक पहल के ठीक 10 वर्ष पश्चात पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में किए गए सुधारों का मूल्यांकन करने हेतु स्टॉकहोम में दूसरा सम्मेलन आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में विकासशील देशों में पर्यावरण की अत्यधिक बिगड़ती स्थिति का आकलन करने के लिए नॉर्वे के प्रधानमंत्री डॉक्टर ग्रो हार्लेस ब्रूनलैंड की अध्यक्षता में पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग नामक संस्था की स्थापना की गई। 3 वर्ष के पर्याप्त अध्ययन के पश्चात इस आयोग ने हमारा सामूहिक भविष्य नामक एक रिपोर्ट सन 1987 में प्रकाशित की। अगला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। हमारा सामूहिक भविष्य रिपोर्ट पर पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात पोषणी विकास की कार्यनीति तैयार करने के लिए ब्राज़ील के नगर रियो डो जेनेरो में पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के 3 बड़े परिणाम थे: जलवायु परिवर्तन दर संरचना कन्वेंशन, जैव विविधता पर कन्वेंशन और एजेंडा 21वीं शताब्दी। अगला संयुक्त राष्ट्र महासभा का पर्यावरण पर विशेष अधिवेशन 1997 में हुआ। पृथ्वी सम्मेलन के पश्चात पर्यावरण पोषणी विकास के क्षेत्र में हुए विकास का आकलन करने के लिए सन 1997 न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया। इसमें निष्कर्षता निकाला गया कि विश्व स्तर पर पर्यावरण अत्यधिक प्रदूषित होता जा रहा है।
विकासशील देश आर्थिक विकास के लिए वृहद पैमाने पर संसाधनों का व्यय कर रहे हैं। अगला 5वां जलवायु परिवर्तन पर बोन सम्मेलन 2001। जर्मनी के बोन सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के बंद करने के लिए हस्ताक्षरित क्योटो संधि 1997 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यनीति तैयार करने पर बहस हुई। घरेलू औद्योगिक लॉबी के पर्याप्त विरोध के चलते अमेरिका ने अपने आप को क्योटो संधि से लगभग अलग कर लिया तथा ग्रीन हाउस गैसों के अधिक से अधिक उत्सर्जन को चीन एवं भारत जैसे विकासशील देशों पर थोपने का कुत्सित प्रयास किया गया। पोषण विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 सन 1997 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सम्मेलन के लिए लिए गए निर्णयों के आधार पर 26 अगस्त 2002 से 4 सितंबर 2002 तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नगर में पोषणी विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया कि जीवन यापन को वास्तविक रूप से पोषणी बनाने की कार्यविधि इन 3 क्षेत्रों पर केंद्रित होनी चाहिए। पहला, आर्थिक समृद्धि और समता। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण का संरक्षण। तीसरा, सामाजिक विकास। जोहान्सबर्ग सम्मेलन में दीर्घकालिक विचार विमर्श के पश्चात निम्नलिखित मुद्दों को पोषणी विकास के लिए आवश्यक तत्वों के रूप में बताया गया। पहला, जीवाश्म ईंधनों अर्थात पेट्रोल, डीजल, कोयला के विकास के रूप में सौर ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा देना, क्योंकि ये स्रोत पर्यावरण की क्षति नहीं पहुंचाते तथा ये फिर से प्रयोग किए जा सकते हैं। स्वच्छता सुविधाओं से वंचित लोगों की संख्या में सन 2015 तक 50% कमी लाना। तीसरा, वैश्वीकरण की हानि लाभ दोनों ही प्रकार के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए निर्धन देशों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इसे विश्व अर्थव्यवस्था के विकास एवं जीवन स्थितियों में सुधार के अवसर सुलभ कराने के लिए यंत्र के रूप में मान्य किया जाना चाहिए। चौथा, विकास के लिए निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने हेतु निर्धन देशों की आर्थिक सहायता वृद्धि हो। पांचवा, पेटेंट संबंधी विश्व व्यापार संगठनों का समझौता गरीब देशों को सभी के लिए दवाइयाँ उपलब्ध कराने से नहीं रोकना। गरीब देश अपनी देशवासियों को एड्स जैसे रोगों की सस्ती दवाएं उपलब्ध करा सके। छठवां, सन 2020 तक रसायनों के उत्पादन एवं प्रयोग को मनुष्यों और पर्यावरण हेतु सुरक्षित बनाने का लक्ष्य पूरा करना। उसके बाद हम सातवां देखते हैं, हानिकारक कचरे के स्वच्छ रूप से निस्तारण के लिए उचित प्रबंध को बढ़ावा देना। अगला 8वां, समुद्र के पारिस्थितिकी संतुलन हेतु महत्वपूर्ण तत्व विशेष रूप से निर्धन देशों में भोजन के प्रमुख स्रोत के रूप में स्वीकार करने हेतु मछलियों की संख्या में आई कमी को सन 2015 तक पूरा करना। 9वां, पृथ्वी के बचाने के लिए जिम्मेदारी वैसे तो सभी राष्ट्रों के हैं, लेकिन इस पर होने वाले खर्च का वजन धनवान देशों को उठाना चाहिए। 10वां, सभी देशों में पृथ्वी के संसाधनों की भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करने की नीति सन 2005 तक केंद्रित शुरू करने पर सहमति। 11, निर्धनता को विश्व के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती के रूप में मान्यता देते हुए इसके उन्मूलन हेतु वैश्विक कोष बनाने का निर्णय, लेकिन इसमें अंशदान की स्वैच्छिक बनाया गया। 11, हम देखते हैं पोषणी विकास के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुशासन परम आवश्यक इस तथ्य को स्वीकार किया गया। 12वां, धनी देशों ने आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुद्दों को विकासशील देशों में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने एवं लोकतंत्र को मजबूत प्रदान करने से संबंध किया। और हम देखते हैं इसका अगला, प्राणियों तथा मछलियों को दुर्लभ प्रजातियों के विलुप्त होने की दर में सन 2010 तक कमी करना। फिर आगे, व्यापार एवं पर्यावरण के संबंध को बढ़ावा देने पर सहमति। धनी देशों ने व्यापार संतुलन बिगाड़ने वाली सब्सिडी को कम करने की इच्छा व्यक्त की। अब हम देखेंगे पोषणी विकास हेतु दीर्घकालीन रणनीतियाँ बनाई गई, जो इस प्रकार से है। पोषणी विकास की दीर्घकालिक रणनीति का मूल तत्व यह है कि आर्थिक विकास की चालू प्रक्रिया में जो प्राकृतिक अथवा मानवीय संसाधन खर्च हो जाएं, उनकी पुनः पूर्ति अल्प समय में की जा सके, जिससे ये संसाधन आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बचे रहे। इसके लिए वृहद स्तर पर निम्नलिखित रणनीति अपनाई जानी चाहिए। पहला, वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण कराना तथा वनों एवं वनस्पतियों को संरक्षित करना। दूसरा, वर्षाहीन जल की हार्वेस्टिंग तथा भूमि को ऊपरी सतह पर नमी को बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक तथा लागत प्रभावी उपाय करना। तीसरा, सतही तथा भूमिगत जल स्रोतों को कारखानों, विद्युत गृहों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, चीनी कारखानों से निकलने वाली विषाक्त रसायनों से युक्त कचरों के प्रदूषण से बचाना। चौथा, भूमिगत जल स्रोतों को पुनः पूर्ति के लिए स्वच्छ तथा मीठे सतही जल का उपयोग। 5वां, सतही तथा भूमिगत जल संसाधनों का संतुलित एवं न्यायोचित उपयोग। 6वां, कार्बनिक खेती को बढ़ावा देना, जिससे मिट्टी में रसायनों की मिलावट को समाप्त किया जा सके। 7वां, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों जलाऊ लकड़ी, गोबर के उपले, कोयला और लिग्नाइट, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल
के स्थान पर वैकल्पिक तथा पुनः प्रयोग किए जा सकने वाली ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्र की लहर, बायोगैस, भूगर्भिक ऊर्जा आदि के उत्पादन एवं उपभोग को प्रोत्साहन देना। 8वां, तापीय विद्युत के स्थान पर जल विद्युत एवं नाभिकीय विद्युत के उत्पादन को प्रोत्साहन देना। 9वां, भवन निर्माण के लिए ऐसी तकनीक विकसित करना जो जैविक रूप से भी खंडनीय एवं लागत प्रभावी हो। 10वां, निर्धनता तथा बेरोजगारी को दूर करना। 11वां, आय तथा धन का सम एवं न्यायोचित वितरण करना। इस प्रकार पोषणीय विकास के बारे हम चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज क्लास समझ आया हो। मैं आप सभी के सहयोग करने के लिए धन्यवाद करता हूँ।